वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे बजट को लेकर कि आखिर क्या खास इस बजट में रहा और आखिर क्यों इस बजट को जो सरकार है वो बता रही है कि हर किसी के लिए यह बजट फायदेमंद है, और आखिर क्यों विपक्ष बजट को लेकर हंगामा कर रहा है। अगर बजट पर नजर मारें तो इस बजट में हर किसी को कुछ ना कुछ मिला ही है, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर। आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत सारी आशाएं थी, इस बजट से उनकी आशाएं पूरी होती दिखती है। और बिहार जिसे लेकर चर्चाएं बहुत जोर से थी, इस बार बिहार को भी बहुत कुछ मिला। आने वाले समय में बिहार में विकास का जो पहिया है वो बड़ी तेजी से घुमा हुआ दिखाई देगा। वहीं आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो विकास का पहिया है वो घूमता नजर आएगा। लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं और बहुत सारे जो लोग हैं और खासकर आम आदमी, उसको भी बहुत सारी आशाएं थी। उन आशाओं पर कितना खरे उतरे, उसके जो अंश हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया है और विकसित राष्ट्र के लिए 9 प्राथमिकताओं पर भी जोर है। कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ खर्च करने की बात हुई है। महिलाओं के लिए योजनाओं पर 3 लाख करोड़ खर्च होंगे। वहीं पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बड़ी है। यह एक बड़ी चीज थी जिसे हर कोई चाह रहा था कि आखिर इस पर क्या होगा, और गरीबों को अगले 5 साल तक के लिए मुफ्त अनाज मिलेगा। यह एक ऐसी योजना थी जिसको लेकर हर किसी को आशाएं थी। हर ग्रामीण परिवेश में रहने वाला गरीब व्यक्ति ये सोच रहा था कि आखिर इस योजना का क्या होगा। और 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर बिहार और आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार की सौगात। बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा। आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़। वहीं मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। और एक खास पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर मिलेंगे। और वहीं एमएसएमई, जी हां, मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत खास वित्तीय पैकेज का जो ऐलान किया है वो भी बड़ा अहम है। और बात करेंगे अगर कृषि को लेकर, तो कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। ये एक बड़ी चीज है, मतलब हर किसी को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश की है। सबसे महत्वपूर्ण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर अगर हम बात करें तो 100 बड़े शहरों में इस पर काम होगा। 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर योजना से लाभ होगा। 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी दी है। युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 5,000 महीना मिलेगा। एजुकेशन लोन 10 लाख तक ब्याज पर भी छूट दी गई है। खेती किसानी में डिजिटल ढांचे को मजबूती की बात हुई है। किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स को अगर हम देखें तो इनकम टैक्स दर 0 से 3 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम जाती है और 7 लाख तक रहती है तो आपको 5% टैक्स देना है। और 7 लाख से 10 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है। 12 लाख रुपए तक आपको 15% देना है। और 12 लाख रुपए से ऊपर आपको 15 लाख तक 20% टैक्स देना है। अगर 15 लाख से ऊपर आपकी आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अगर इसके असर को देखें तो क्या चीज महंगी हुई है और क्या चीज सस्ती हो सकती है। सोना चांदी की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट ज्वेलरी, प्लेटिनियम, कैंसर की दवाएं, मोबाइल और चार्जर, चमड़े से बनी वस्तुएं, पीवीसी फ्लेक्स बैनर जो हैं वो सस्ते होंगे। और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट, सोलर ग्लास, हवाई जहाज से यात्रा और पेट्रोकेमिकल जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोगों ने क्या क्या कहा है ये भी आप देख लीजिए। बाकी के जो जातीय जनगणना का उसके लिए जो पैसे रखना था वो निश्चित रूप से अगर बजट में ही रखे तो ही वो खर्च करके वो जाति जनगणना कर सकते हैं। घोषणा करने से नहीं होता। जाति जनगणना करने के लिए जितना अमाउंट रखना था उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया थे। वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम
तो हम ये तो उससे ज्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। तो सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির ব্যাপারে, ইন্টারনাল ব্যাপারে বা তার ডিসিশনের ব্যাপারে আমি কোনো মত প্রকাশ করব না। हमने कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। I don't see any light. It is the dark, dark and dark. So, इनके जो मैनिफेस्टो में बात कर रखी जाती है और जब सदन में जो बात आती है बजट के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाने में हर जगह आप कुछ न कुछ भेदभाव देखेंगे। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई, उस प्रदेश के साथ भेदभाव, आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं लेकिन यूपी की बाढ़ बिना रोके, नेपाल की बाढ़ रोके बिना आप कैसे बिहार की बाढ़ रोकेंगे? तो इसलिए भेदभाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो आपने 10 साल नौजवानों को नौकरी से बाहर किया, नौकरी छीनी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के बहाने, चाहे अपनी गलत आर्थियों की नीति। अब आप इंटेंसिव क्या दे रहे हैं? आप अप्रेंटिस क्या होगा? और वो भी क्या देना चाहते हो तब जब कर्मचारी देश के महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं। और जब 8वां वेतन आयोग मांगा जा रहा है उस समय आप 5,000 से नौजवान का भविष्य बनाएंगे। ये भेदभाव जो दिखाई दे रहा है इसका विरोध करना है। और ये 11वां बजट है, नाउम्मीदों का बजट है। ओवरऑल देखूं या हिस्सों में देखूं, ये बजट फिर से निराश करता है हमें। आज देश के समक्ष सबसे महती समस्या है बेरोजगारी को लेकर के। एक ऑर्गेनिक मॉडल जो होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, शायद इनके विजडम इंडेक्स में फॉल ही नहीं करता है, समझते ही नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लिया कुछ हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, कुछ हमारे मैनिफेस्टो से। तो एक्नॉलेज करो ना भाई, फिर आधा अधूरा क्यों, पूरा लो। और खास तौर पर मैं कहूंगा कि जो कोर सेक्टर्स हैं, खेतीहर मजदूर देखिए, किसान देखिए, मजदूर युवा देखिए, उनके लिए कोई एक ऐसा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट करता है। एक्सपेक्टेशन देखिए, हमारा राज्य झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। हम लोग पूरे देश को मिनरल्स सप्लाई करते हैं, कोयला, लोहा और तरह तरह के मिनरल्स। लेकिन हमारे राज्य को विकास से दूर रखने की कोशिश होती है, क्योंकि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं पूरा, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी बार बार मांग कर रहे हैं इसके लिए। उसी तरह से वहाँ पर ट्रैफिकिंग की समस्या है, मानव विस्थापन की समस्या है। इसके लिए लोकल ट्रेन्स की ज़रूरत है जो कि शहरों से जगहों की कनेक्टिविटी को बनाए रखे। उस पर कोई बजट नहीं बनता है ज़्यादा। इसके अलावा वहाँ आग लगी हुई है कोलियरी में, झरिया में। आपको पता होगा कि लाखों टन कीमती कोयला जलकर राख हो रहा है। उसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं बनता है ताकि उस आग को भी बुझाया जा सके। उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं। एक नए कोलियरी में आग लगी, हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसे बुझाया नहीं गया तो वो आग और तेज़ी से फैल रही है। अब उसके ऊपर रहने वाले आदिवासी दलितों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाइए, तो वो कह रहे हैं हमें मुआवजा दीजिए। मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरह के लिए अलग से बजट होना चाहिए ताकि जो पिछड़े राज्य हैं उनके विकास में वो कारगर हो। सर्वांगीण विकास के लिए बजट होगा और इसमें जनता के लिए होगा, उनके विकास के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा। और ख़ास करके बिहार के लिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक विशेष पैकेज जरूर होगा। विपक्ष तो सवाल उठाता ही है, उनका सवाल उठाने का काम है। फिलहाल अभी हम लोग बेहतर रहेगा कि कोई भी कयास लगाने के बजाय हम लोग वित्त मंत्री जी को सुने और सुनने के बाद उनके प्रावधानों पे जो अलग अलग आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। पहले तो अभी सुन रहे थे कि बजट में आने वाला क्या है, लेकिन बिहार के लिए खासकर हम उम्मीद है कि जो एक विशेष पैकेज जरूर होगा। मैं इस बजट को बस एक टाइटल दूंगी कि वो है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना।
इस उम्मीद में कि इनकी सरकार 5 साल चले, इन्होंने कुछ उनको अपने अलायंस पार्टनर्स जो बिहार और आंध्र प्रदेश में इससे उम्मीद कर रहे थे, स्पेशल स्टेटस उम्मीद कर रहे थे, पर उनको कोई पैकेज दे दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 2 अलायंस पार्टनर्स हैं, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि आज तक महाराष्ट्र से सिर्फ पैसा खींचा गया है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, कभी पैसा केंद्र से नहीं आया है हमारे राज्य में। क्या हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स नहीं है, डेवलपमेंट नीड्स नहीं है? तो ये बार बार स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो करते हैं, ये तो लानत है इन दोनों अलायंस पार्टनर्स पे, इनके साथ अभी तक बैठे हुए हैं और उन्होंने आवाज नहीं उठाई है महाराष्ट्र के हितों के लिए। तो ये और जो बाकी सारा जो भी है इर्द गिर्द जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, वो सिर्फ साउंड प्लीजिंग बट ऑन ग्राउंड नॉट हेल्पिंग। वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बजट का कैसे स्वागत किया है। बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। बजट में सभी वर्गों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। खासकर इनकम टैक्स की स्लैब जो दर बदली है उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। 3 से 5 लाख, 5 से 7 लाख आय वर्ग के लोगों के लिए 10% के बजाय 5% का टैक्स लगाना, ये सरकार की मंशा सभी लोगों के साथ एक तरह से लेके चलने की भी है। किसान, युवा, मजदूर, महिला, इन पे केंद्रित ये बजट एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई। ये आम आदमी जो है, सर्व सामान्य मानुष, उसके जीवन में जो चाहिए परिवर्तन लाने का काम किया है। जो टैक्स प्रणाली है उसमें भी जो सामान्य मानुष है, ये मिडिल क्लास है, गरीब है, ये सब तबके को दिलासा देने का, राहत देने का काम किया है। उसमें स्लैब में उन्होंने कम कर दिया है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा। ये क्या महाराष्ट्र का बजट है? ये देश का बजट है और महाराष्ट्र देश में नहीं है क्या? देश के बाहर है। तो ये सब हम बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं। जीडीपी में हमारा नंबर 1 है, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूटर, बड़े कंट्रीब्यूटर है। टैक्स में हम लोग ज्यादा नंबर 1 पर है। तो ये टैक्स पेयर जो है उनको भी फायदा होगा, हमारे किसानों को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, महिलाओं को जो हमने योजना शुरू की ये डबल योजना उनको फायदा होगा। ये सब योजनाओं को फायदा ये हमारे राज्य के सभी घटक दलों को मिलेगा, घटकों को मिलेगा, सभी सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 2 साल में जो केंद्र से मांगा है वो सब उन्होंने दिया है। इसीलिए तो हमने सबसे, ये हमारा महाराष्ट्र पूरे देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट में नंबर 1 है, आज एफडीआई में नंबर 1 है। दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है,
ये बजट उसका एक स्वरूप है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और अगर हम बात करें ओवरऑल इस बजट को लेकर तो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। The point there is we wanted to simplify the approach to taxation also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%. Because we worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it. But the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years, encourages investment in the markets. बिहार के लिए आज जितनी घोषणाएं हुई है और बिहार की जो मांग रही है उस मांग को पूरा करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आज घोषणा की है उससे बिहार के विकास को और तीव्रता मिलेगी और बिहार विकास की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में बिहार एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को मजबूती प्रदान की गई है। एक तरफ दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, दूसरी तरफ दैनिक उपयोग में आने वाले मोबाइल को भी सस्ता किया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स का विशेष ध्यान रखा गया है। पढ़ने वाले छात्रों को विशेष रियायत दी गई, उनको सस्ते दर पर तत्काल बैंकों से लोन मिल पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, बहुत लंबे अरसे से लोगों की डिमांड थी, कर्मचारियों को लाभ मिला है। अब उन पर टैक्स का बोझ कम हो पाएगा। मैं बजट का स्वागत करता हूं, माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। ये बजट सीधे सीधे 4 करोड़ कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को, इस देश के लगभग समझिए 17,500 रुपये का फायदा करा दिया। आज उन 4 करोड़ घरों में क्या खुशहाली होगी। अब एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए का प्रावधान हो गया। कोई गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं रुक सकती। 1 करोड़ युवाओं को और प्लस 3 करोड़ यूथ को इस बजट से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान किया गया। इसी साल में कैंसर की दवाओं से कस्टम हटा दिया गया। अगर इसको नहीं समझ सकता है विपक्ष, तो ये विपक्ष की समस्या है। हालांकि विपक्ष समझ गया। अभी कुछ बातों में वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा था, मोदी जी ने कर दिया। अरे भैया, सकारात्मक सोचो। नरेंद्र मोदी जी उल्टे सीधे लोगों के भी जो सकारात्मक और अच्छे सुझाव होते हैं उसको मानते हैं। और सोचिए, इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विशेष पैकेज आया, बड़ी बड़ी नेशनल हाईवे के लिए विशेष पैकेज आया है। ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, ये एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड,
आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। एक दूर दृष्टिकोण की बजट है, एक बजट है जो भारत का पथ, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफ़र भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। भारत के विकास का बजट है और सभी बातों का उन्होंने समावेश किया है। महिला, किसान, युवा और गरीब पर फोकस किया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सर्वस्पर्शी बजट है, आम जनता का बजट है। जनता के लिए उन्होंने बजट पेश किया है। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके लिए जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करे। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए, अब थोड़ा निश्चिंत रहें। और वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की मांग थी, उसकी चिंता की गई है, तो हम सभी प्रसन्न हैं। तो सिर्फ हम लोग बिहार के सांसद के कारण नहीं, देश की भी चिंता की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। कहने में यही होगा कि बहुत सारे लोगों ने बजट को लेकर वाहवाही की है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने बजट को चुनावी बजट भी कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगभग हर किसी का दिल जीतने की कोशिश की है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। और वहीं जैसे कि हम कह भी रहे थे कि इस बार भी जो कार्यशैली है वो उसी तरीके की रहने वाली है जो बीते दिनों देखने में आई। ये अलग बात है कि इस बार विपक्ष के तेवर भी बड़े कैडे हैं, मतलब विपक्ष भी अपने फुल फॉर्म में है। किस तरीके का हंगामा और देखने को मिल सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जहां बजट की बात है तो बजट हर किसी को कुछ ना कुछ देकर गया है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसे लेकर इन राज्यों में भी बहुत कुछ खास देखने को मिल सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो हर बार बजट से किसी न किसी को बहुत सारी आशाएं रहती हैं और आम आदमी को जो आशाएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं। इस बार उत्तराखंड को भी बजट से बहुत कुछ मिला। ऐसे में देखा जाए तो उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों का भी खास ध्यान इस बार रखा गया है। हाँ, ये जरूर है कुछ लोगों ने
ये सवाल जरूर उठाया कि कुछ राज्यों के नाम नहीं लिए गए, तो उसका जवाब भी आया। निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि ऐसा नहीं है, जिन राज्यों के नाम नहीं लिए गए उनको भी बहुत कुछ दिया गया। और इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि बजट में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे लेकर अच्छा खासा होमवर्क किया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना अति महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार चर्चा रही है, तो उसे भी बजट में अच्छा खासा उसका भी बजट में अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। बजट में क्या था खास, और बजट से किसे मिला लाभ, और आखिर क्यों, विपक्ष के हैं सवाल। अपनी राय भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बजट हर किसी के लिए खास होता है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।